हेलो एवरीवन। तो तीन लेंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कैप्री ग्लोबल का कॉन कॉल मुझे लगा था आज होगा, बट कल है, तो उनका कॉन कॉल अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन रिजल्ट कैसे आए हैं उनके, क्या नई चीजें बताई है उनकी मैनेजमेंट ने, एंड यहाँ से कैसा डील आउटलुक लगता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ में दो अंडर वैल्यूड लेंडर्स आप बोल सकते हो। एक है टीएमबी बैंक, जिसको हमने Q3 अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा बैट लगता है, वहां से थोड़ी बहुत वैल्यूशन रेटिंग हुई भी है। एंड इसके साथ में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, जो एक अंडर वैल्यूड एनबीएफसी, हम Q2 से डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैल्यूशन रेटिंग की। उसका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो थोड़ा बहुत रीरेटिंग हुआ है, बट दोनों के Q1 के नंबर्स कैसे आए हैं एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कमेंट्री दी है, आगे का कैसा गाइडेंस है, कैसा आउटलुक लगता है, यहाँ से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीएमबी के साथ में, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। इनके Q1 के नंबर्स अगर हम देखें तो लोन बुक में 27% की ग्रोथ है बैंक की। पहले ये एक मीडियोकर बैंक का बोल सकते हो, 5-6% के आसपास का ग्रोथ होता था, किसी किसी क्वार्टर में तो ग्रोथ भी नहीं होता था। लास्ट ईयर से इन्होंने थोड़ा सा अपना ग्रोथ को बढ़ाया है, 8% 10% के आसपास, फिर 16% गए, 18% गए, 20% था आई थिंक लास्ट क्वार्टर में Q4 में, और अभी 27% का ग्रोथ आया है। गाइडेंस है इनका इस साल का 18-19%, लेकिन किया कितना है 27%, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया इन्होंने। डिपॉजिट में भी इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को बीट किया है, पहले 17-18% का गाइडेंस था, किया इन्होंने ऑलमोस्ट 20% है। कासा में भी ठीक ठाक ग्रोथ है 17% के आसपास। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम 32% से ग्रो हुआ है कंपनी का। ऑपरेटिंग पैट 48% से, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज काफी तगड़ा मिला है कंपनी को। और पैट अगर आप देखोगे तो उसमें 35% की ग्रोथ है। आरओए 2% क्रॉस कर चुका है इनका, 2.14% का आरओए है, और आरओई ऑलमोस्ट इनका 16% टच कर रहा है Q1 के अंदर। फिर इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर अगर हम देखें तो मतलब बिल्कुल जीरो ही है, 10 बेसिस पॉइंट, हार्डली 10 बेसिस पॉइंट भी नहीं है अभी तो। तो क्रेडिट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपनी की। एसएमए के नंबर थोड़े बहुत बड़े हैं, उसको डिस्कस करेंगे आगे। निम का नंबर आप देखो, 4.29% का इनका निम है मार्जिन। तो अभी पूरे बैंकिंग स्पेस में आप देखोगे ना, बहुत कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका मार्जिन एक तो बढ़ रहा है और 4% के आसपास भी है। और ये एक तरीके का रीजनल बैंक आप बोल सकते हो, बहुत छोटा बैंक है, बट निम्स कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई इंप्रूव होते जा रहे हैं हर एक क्वार्टर में, और अभी 4.3% का निम हो गया है। कॉस्ट टू इनकम में आप देखो कितनी तगड़ी इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 49-50% का कॉस्ट टू इनकम था इनका लास्ट ईयर Q1 में, अभी कितना आ गया 39%, यानी कि 10 बेसिस पॉइंट का, सॉरी 10% का इंप्रूवमेंट है कॉस्ट टू इनकम के अंदर। फिर इनका और क्या नंबर्स हैं। हाँ, यहाँ पे ये वाला स्लाइड हमको थोड़ा सा माइंड में रखना है। जैसे इसमें हमको दिख रहा है कि एडवांस ग्रोथ कैसे कंपनी का क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले कंपनी बहुत लो रेट पे ग्रो करती थी, 5-6%, फिर लास्ट ईयर के Q1 में 10% ग्रोथ हुई, Q2 में 10%, Q3 में 16%, लास्ट क्वार्टर जो था Q4 उसमें 20%, और इस क्वार्टर में 27% की ग्रोथ है। हर एक क्वार्टर में ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा है। इसमें एमएसएमई वाला जो इनका सेगमेंट है, वो लास्ट ईयर Q1 में सिर्फ 1% से ग्रो करता था, फिर 1 से 1.5% पे गया, फिर 8% पे गया, फिर 15% पे, और इस क्वार्टर में 20% की ग्रोथ है एमएसएमई वाले सेगमेंट की। और जो इनका ये राम पोर्टफोलियो है, रिटेल, एग्री और एमएसएमई, इसकी ग्रोथ 12% से 28-29% के आसपास गई है। मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी ने ओवरऑल बुक को भी ग्रो किया है, और जो इनके मेन सेगमेंट्स हैं उनकी भी ग्रोथ रेट कंपनी की इंप्रूव हुई है। फिर सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां से आ रही है, तो ऑब्वियसली गोल्ड लोन से, जो इंडस्ट्री में आप बहुत सारे लेंडर्स में देख रहे हो कि पूरे ग्रोथ को मतलब खींच ही यही रहा है, गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो जो है इनका भी वाई वाई आप देखोगे तो शायद 44-45% की ग्रोथ है गोल्ड वाले बुक में। Q1 Q भी अच्छी ग्रोथ है। अब टोटल लोन बुक ग्रो हुआ है 27% से, जिसमें गोल्ड वाले बुक की ग्रोथ है 44-45%। तो मेन ग्रोथ ड्राइवर ही इस बैंक के लिए भी इनका गोल्ड वाला पोर्टफोलियो है। अनसिक्योर्ड ये करते नहीं है, ऑलमोस्ट 0% अनसिक्योर्ड है, 100% सिक्योर्ड लोन ये कंपनी देती है। फिर इनका ये पीएनएल आप देखो, तो इंटरेस्ट इनकम हो, ओपेक्स हो, ये तो कम हुआ है, बाकी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ है। अब एक चीज है, इनका जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, जो 48% से ग्रो हुआ है, ये पैट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि पैट का ग्रोथ है सिर्फ 35%, जबकि ऑपरेटिंग पैट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 48% से ग्रो हुआ है। तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोविजन का नंबर आप देख रहे हो ना, ये वाई वाई कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 5x बढ़ गया, 8 करोड़ से 48-50 करोड़ के आसपास चला गया। इवन Q1 Q भी आप देखोगे तो लगभग 3x हो गया है। इसीलिए Q1 Q भी पैट सिर्फ 10% से ग्रो किया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है 17%। तो प्रोविजन के नंबर इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए, उसको भी अभी समझेंगे यहाँ पे। फिर बुक वैल्यू, आरओए, आरओई हर एक क्वार्टर में कंपनी का बढ़ता जा रहा है। एसेट क्वालिटी का नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें भी ग्रॉस एनपीए तो इंप्रूव हो रहा है, लास्ट ईयर था 1.2%, अभी 0.6 या 0.7% हो गया, लगभग आधा हो गया वाई वाई लेवल पे। Q1 Q भी इसमें इंप्रूवमेंट है, बट फ्रेश एडिशन आपको दिखेगा, जो फ्रेश स्लीपेजेस हम बोलते हैं, वो कंपनी का बढ़ गया है। पहले ये 22 करोड़ होता था हर एक क्वार्टर में, Q1 Q2 Q3, बट लास्ट क्वार्टर में ये बढ़ करके 37 करोड़ हो गया, और अभी इस क्वार्टर में 42-43 करोड़ हो गया। यानी आप टेक्निकली बोल सकते हो कि पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी के जो ये फ्रेश स्लीपेजेस हैं, ये डबल हो गए हैं, 22 करोड़ से ऑलमोस्ट 44 करोड़ के आसपास। बट एनपीए नहीं बढ़ा है,
फ्रेश स्लीपेजेस बढ़े हैं, एनपीए का नंबर नहीं बढ़ा है। एनपीए जो है वो कंपनी का इंप्रूव ही हो रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। अब फ्रेश स्लीपेजेस के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सिंपल सा आपको समझना है, लेंडिंग बिजनेस है और इसमें जीरो क्रेडिट कॉस्ट तो होता ही नहीं है किसी भी लेंडर का। हाँ, एक ऐसा फेस आता है जहां पे कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, 2 3 4 क्वार्टर, जहां पे आपकी रिकवरी, मतलब जो आपने आपके जो पुराने बैड लोन्स हैं उनसे रिकवरी इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका नेट क्रेडिट कॉस्ट जीरो होता है या नेगेटिव होता है। तो वो इस बैंक के लिए भी फेस चला था पिछला 3 4 क्वार्टर, बट अब वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है। तो अब आप क्योंकि बुक को इतने फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो एनपी आपका आएगा ही, थोड़ा बहुत तो कस्टमर्स डिफॉल्ट करेंगे, ये तो इस बिजनेस का नेचर है। जब तक ये आपके पीएनएल को बहुत ज्यादा हिट ना करे तब तक, मतलब हमें देखना है कि तब तक सारी चीजें ठीक है। हाँ, अगर कल को चल के मान लो क्रेडिट कॉस्ट एकदम से बढ़ने लग जाए, ग्रॉस एनपीए का नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ने लग जाए, तब रिस्क है। जब तक स्लीपेजेस थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो अगर आप इससे पहले का इनका क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट जीरो होता था। तो क्योंकि कुछ एनपीए नहीं है तो प्रोविजनिंग भी कुछ करनी नहीं पड़ रही। अब वो चीज कंपनी बैंक की नॉर्मलाइज हो रही है, इसीलिए दिख रहा है कि क्यू ऑन क्यू लेवल पे स्लीपेजेस कंपनी के डबल हो गए हैं, बट ये नॉर्मल है, ऐसा कोई अभी इसमें रिस्क नहीं है। फिर ग्रॉस एनपीए वगैरह आप देखो, जैसे इंप्रूव ही हुआ है कंपनी का क्यू ऑन क्यू लेवल पे। बाकी इनका, हाँ, एसएमए का नंबर जैसे आप देखोगे तो ये बढ़ने लग गया है। एसएमए 0 हो, एसएमए 1 है, एसएमए 2 है, मतलब 30+ हो गया, 60+ हो गया, कस्टमर की ईएमआई नहीं आ रही है, तो ये क्यू ऑन क्यू कंपनी का थोड़ा सा बढ़ा है। टोटल एसएमए भी 1.29 से 2.21% गया है, यानी कुछ ऐसे कस्टमर्स हुए हैं जिन्होंने ईएमआई वगैरह मिस करी है। लेकिन क्या ऐसा कुछ बहुत अलार्मिंग साइन है क्या? नहीं, अभी नहीं है, अभी चीजें ठीक है, क्योंकि एनपीए, क्रेडिट कॉस्ट वो सब कंट्रोल में है। दूसरा एक और चीज है, एक इनको वन टाइम इंपैक्ट भी आया है, मतलब कंपनी ने एडिशनल प्रोविजनिंग करी है इस क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोविजनिंग भी कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। तो और तो यही है नंबर। हाँ, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आप देखो, ये भी इंप्रूव हो रहा है, 5.7 से 5.68% आ गया है। कॉस्ट ऑफ फंड भी कंपनी के कम हुए हैं, और उसके साथ में यील्ड जो है वो कंपनी ने बढ़ा दिया, 9.93 से आपका 10% क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से निम आपके क्यू ऑन क्यू भी और बढ़ गए, 4.18 से 4.29% का निम हो गया बैंक का। तो ये ओवरऑल इनके Q1 के नंबर्स थे, अच्छे नंबर्स हैं। पहले उसी पे बात कर लेते हैं कि प्रोविजन इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए 5x YoY। तो एक तो लगभग 50% आप बोल सकते हो जो इनका ये प्रोविजन आया है Q1 में, वो एक वन टाइम कंपनी को, बेसिकली आरबीआई का रेगुलेशन चेंज हुआ है। एक होता है आपका ये एनएफबी, उसको बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। मतलब इसमें लेंडर क्या करता है, अपने क्लाइंट को लोन नहीं देता है, लेकिन एक तरीके का गारंटी लेता है कि एग्जांपल के लिए जैसे वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना, कि अगर मेरा क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा तो उस केस में इसके बिहाफ पे मैं पे करूंगा। मतलब कोई एक कंडीशन अगर वहां पे वो ऐसी हो जाती है, तब मेरे को वो रिस्क आएगा, मेरे बैलेंस शीट पे वो रिस्क आएगा। मैंने अभी कोई लोन नहीं दिया है अपने क्लाइंट को, तो उसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। मतलब मैंने फंड नहीं दिया है, लेकिन एक तरीके का मैंने क्रेडिट गारंटी तो दी हुई है। तो आरबीआई ने रेगुलेशन क्या निकाला है कि जो 1 अप्रैल होगा 2027 का, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, इसके अगेंस्ट में भी जो जितने भी ये बैंक्स वगैरह है ना, इनको 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब ये मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो बैंक है टीएमबी, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, इन्होंने पूरा 100% प्रोविजनिंग उसका ना इसी क्वार्टर में कर दिया है, Q1 ऑफ FY27 के अंदर। ये करना है नेक्स्ट ईयर, मतलब आपको कैलेंडर ईयर 2027 के अंदर करना है 1 अप्रैल से। इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कर दिया, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो एक तरीके से आपको दिखा रहा है कि बैंक कितना ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो वो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग जो इन्होंने करी है 26-27 करोड़ की, मतलब टोटल प्रोविजनिंग का 50% तो वहां से आया है। बाकी जो थोड़ा बहुत फ्रेश स्लिपेजेस कंपनी के बढ़े हैं, वो सेम उसी रीजन से बढ़े हैं। जैसे क्यू ऑन क्यू अगर आप कंपेयर करोगे, तो लास्ट क्वार्टर तक भी ना कंपनी को पुराने बैड लोन से रिकवरी हो रही थी, तो इनका जो टोटल प्रोविजनिंग का नंबर था वो बहुत कम था। अब इस क्वार्टर में क्या हो गया, वो जितना भी रिकवरी होना था वो सब अब खत्म हो चुका है। अब आप अपना नॉर्मल बुक को ग्रो कर रहे हो, और थोड़े बहुत जो ईएमआई आपके मिस होंगे उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। तो उसी वजह से आपको दिख रहा है क्यू ऑन क्यू एकदम से इतना बड़ा जंप है। लेकिन ये एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन फेस है, कोई ऐसा एक्चुअली में एसेट क्वालिटी में कोई स्ट्रेस नहीं है बैंक का, जो इन्होंने कॉन कॉल में भी बताया। बाकी क्रेडिट कॉस्ट तो आप देख ही रहे हो कि 10 बेसिस पॉइंट से भी कम है इस बैंक का अभी। तो ये हो गया एसेट क्वालिटी के ऊपर, कि मतलब ये वन टाइम एक तरीके का आप बोल सकते हो, अदरवाइज ओवरऑल एसेट क्वालिटी बैंक का अच्छा कर रहा है। दूसरा आता है कि इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है पूरे FY27 के लिए, क्योंकि Q1 के नंबर्स हमने देखे, लगभग हर एक मैट्रिक पे इन्होंने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले तो लोन बुक की बात करते हैं। पहले इनका गाइडेंस था 18 to 19% का FY27 का, अब इन्होंने गाइडेंस दिया है 21 से 22% का। तो एक तो मतलब इसमें पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे Q1 में इन्होंने 27% पे ग्रो किया है, और पूरे साल का आप गाइडेंस दे रहे हो 21-22%, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में आपका ग्रोथ घटेगा। बट
फुल ईयर बेसिस पे आप देखो तो पहले आप टारगेट कर रहे थे 18 टू 19%, अब आपने उसको 2 से 3% गाइडेंस को रिवाइज किया, अपग्रेड किया। तो 21-22% का लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है। अब ये इन्होंने क्यों किया, मतलब एक तरीके से 27% अभी कर रहे हो, आगे का गाइडेंस 21-22 क्यों दिया है, तो उसका भी इन्होंने काफी अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अभी सिर्फ इनका ही नहीं, अगर आप इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स का भी देखो तो जो मेन जो बुक ग्रो कर रहा है ना, कई सारे लेंडर्स का जो 40-50-60% की ग्रोथ आ रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल है गोल्ड लोन का। अब गोल्ड लोन में भी ज्यादा मतलब जो ग्रोथ आ रही है वो वॉल्यूम से तो आ नहीं रही है, वो वैल्यू ग्रोथ से आ रही है। गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, और लास्ट 6-7 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल है, उसमें कोई मतलब ऐसा इंक्रीज हमको देखने को नहीं मिला जो पिछले साल तक हम देखते थे। तो ये जो बेस इफेक्ट है ना, ये मैक्सिमम आपका Q2 तक रहेगा, यानी जो आपको वैल्यू ग्रोथ जो इतना ज्यादा मिल रहा है गोल्ड के अंदर, वो आपके पास में टेलविंड सिर्फ Q2 तक है। H2 में जो गोल्ड लोन जितने भी गोल्ड लेंडर्स हैं, उनका ये जो हाई ग्रोथ वाला फेस है ना, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो सबका ग्रोथ स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इनका भी होगा, जैसे इनका अभी 44-45% पे ग्रो कर रहा है गोल्ड का बुक, इनका भी H2 में स्लो होगा। इसीलिए मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिवली 21 से 22% का ग्रोथ दिया है, क्योंकि फिर H2 से जितने भी ये लेंडर्स हैं, सबको अपने गोल्ड बुक को अगर ग्रो करना है तो वॉल्यूम ग्रो करना पड़ेगा, यानी टनेज ग्रोथ लानी पड़ेगी, ज्यादा कस्टमर्स लाने पड़ेंगे अपने ब्रांचेस के अंदर, तब जाके आपका ओवरऑल गोल्ड पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। तो इसलिए इन्होंने गाइडेंस 21 से 22% का दिया है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर H2 में गोल्ड का ये जो टेल विंड है ये नहीं रहेगा और इसका ग्रोथ स्लो होगा, जैसे अभी 44-45% है, फॉर एग्जांपल H2 में आते आते इसका ग्रोथ 10-15% हो जाएगा। टनेज ग्रोथ अगर हम नॉर्मल मान के चले 10-15% रहता है, तो फिर ओवरऑल ग्रोथ फिर भी 21-22% पे मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनका कहना है, जो हमने वो स्लाइड देखा था ना MSME वाला, कि पहले वो 1% पे ग्रो करता था, फिर 8 गया, फिर 15 गया, अभी इस क्वार्टर में 20% से ग्रो किया है। तो इनका बोलना है कि गोल्ड तो स्लो होगा हमारा H2 में, बट MSME जो एक्सेलरेट कर रहा है पिछले इतने सारे क्वार्टर से, वो और ज्यादा ग्रो करेगा, और आगे आने वाले टाइम में H2 के अंदर 20% से ज्यादा की उसकी ग्रोथ होगी, 25 से 30%। बेसिकली इन्होंने MSME वाले पोर्टफोलियो में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, नए लोगों को हायर किया है, प्रोडक्ट पे काम किया है, किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है, वो सारी चीजें कंपनी ने ठीक करी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और उसी का रिजल्ट इनको देखने को मिल रहा है कि उसका ग्रोथ 1% से 20% चला गया हार्डली एक साल के अंदर। तो मैनेजमेंट अब कॉन्फिडेंट है कि H2 में जब गोल्ड का ग्रोथ स्लो होगा तो MSME हमारा मेन ग्रोथ लीडर बनेगा, मतलब 20% से ज्यादा की उसकी ग्रोथ होगी, एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा लोन बुक 21 से 22% पे ग्रो करेगा। एक और सपोर्ट मिलेगा रिटेल वाले पोर्टफोलियो से, जो इनका ये राम पोर्टफोलियो है, रिटेल, एग्री और MSME। तो रिटेल में अभी इनका जो हाउसिंग लोन का बुक है वो डीग्रो कर रहा था, इस क्वार्टर से कंपनी ने उसको कंट्रोल कर लिया है, मतलब अब वो स्टेबल है। तो कंपनी कह रही है फुल ईयर बेसिस पे होम लोन वाला बुक भी हमारा 8-10% पे ग्रो करेगा, प्लस जो आपके बाकी के कंजम्पशन लोन होते हैं, कंज्यूमर लोन्स होते हैं, उसमें भी हम ग्रो करेंगे। तो थोड़ा सपोर्ट रिटेल से मिलेगा, मेन ग्रो ड्राइवर आपका ये MSME बनेगा, और गोल्ड थोड़ा सा स्लो होगा। स्टिल सारा कुछ मिला करके पूरे साल में हम 21 से 22% पे ग्रो करने को देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया अपना ग्रोथ का। डिपॉजिट ग्रोथ का भी गाइडेंस बढ़ा दिया है, पहले 18% था, अब कंपनी 19-20% के आसपास टारगेट कर रही है। फिर निम की अगर हम बात करें, मार्जिन कंपनी के, तो पहले इनका टारगेट था कि 3.9% का निम होगा हमारा फुल ईयर FY27 के अंदर। बट एक तो इस क्वार्टर में निम इनका बढ़ा क्यों इतना ज्यादा, कि 4.18 से Q1Q लेवल पे भी सीधे 4.3% चला गया, लगभग 12 बेसिस पॉइंट का उसमें हमको एक वो जंप देखने को मिला है। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे आप बाकी लेंडर से भी सुनोगे कि इंडस्ट्री में अभी डिपॉजिट को लेकर के वो सारा चैलेंज तो चल ही रहा है, कासा ग्रोथ किसी का भी इतना अच्छा नहीं है, सबको मेन फोकस अपना FD के ऊपर करना पड़ रहा है अगर बुक को ग्रो करना है तो इन्होंने पहले अज्यूम किया था कि हमको ना FD पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और हो सकता है हमको थोड़ा सा अपना ये जो डिपॉजिट का रेट है वो भी बढ़ाना पड़े कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें हम अपने पास। तो उस एंटिसिपेशन में इन्होंने अपना जो यील्ड है ना, मतलब जिस रेट पे आप लोन देते हो गोल्ड लोन वाले बुक के अंदर, यील्ड को बढ़ा दिया, कि कल को चल के अगर हम डिपॉजिट्स के रेट बढ़ाते भी हैं, स्टिल हम यील्ड को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इतना ज्यादा प्रेशर ना आए। लेकिन इस क्वार्टर में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। इन्होंने यील्ड तो बढ़ा दिया, जो हमने गोल्ड वाले पोर्टफोलियो में भी देखा, बट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कंपनी का इंप्रूव हो गया Q1Q लेवल पे, तो इसीलिए कंपनी के मार्जिन जो है वो और इंप्रूव हो गए, 4.18 से 4.3% के निम आ गए कंपनी के। अब बैंक बोल रहा है कि मतलब शायद 4.3 या 4.4 तो ना जाए, लेकिन पूरे साल में स्टिल हमारा 4% प्लस का निम हम मेंटेन कर लेंगे। तो ये भी गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है। पहले FY27 में निम का गाइडेंस था 3.9%, अब इसको 4% प्लस कर दिया कंपनी ने, तो निम का गाइडेंस भी बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट टू इनकम।
अब कॉस्ट टू इनकम इनका लास्ट ईयर तक कंपनी का होता था 48-49% के आसपास, इन्होंने इस साल का गाइडेंस दिया था 46% का, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉस्ट टू इनकम के अंदर। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बुक ग्रो करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ब्रांचेस तो इतने सालों से खोल के बैठे थे, कोई बिजनेस तो करते नहीं थे, अब जाके टेलविंड आया तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉइज ऑलरेडी हैं आपके पास में, अब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वहां से ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होगा। तो 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दिया था इन्होंने कॉस्ट टू इनकम का। Q1 का कॉस्ट टू इनकम है 39%। तो अभी इनको कॉन कॉल में पूछा गया कि क्या ये कॉस्ट टू इनकम सस्टेनेबल रहेगा, तो मैनेजमेंट ने इसका गाइडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया। मतलब Q1 से अगर आप कंपेयर करोगे तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि 39% सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के हमारा कॉस्ट टू इनकम 40% प्लस हो जाएगा, बट फुल ईयर बेसिस पे जो हमने पहले गाइडेंस दिया था 46% का, अब हम उसको 44% कर रहे हैं। यानी एक तरीके से पूरे साल का अगर आप देखो तो वहां पे भी गाइडेंस को इंप्रूव किया है, 200 बेसिस पॉइंट और इंप्रूव कर दिया ना, 46 से 44। लेकिन Q1 से आप कंपेयर करोगे तो आने वाले क्वार्टर्स में कॉस्ट टू इनकम और बढ़ेगा, 39 से 44% की तरफ जाएगा। तो ये इनका पूरे साल का गाइडेंस है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बनती है, अगर आप ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ो तो जैसे हमने निम की बात करी कि Q1 में निम 4.3% है, और बैंक बोल रहा है कि आगे चल के निम यहां से कम होगा लेकिन 4% प्लस रहेगा। लोन बुक ग्रोथ को देखो कि Q1 की ग्रोथ है 27%, बट फुल ईयर ग्रोथ का गाइडेंस है 21 से 22%। कॉस्ट टू इनकम को देखो जो Q1 में है 39%, बट फुल ईयर में ये बोल रहे हैं 44-45% के आसपास रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि Q1 में एक तरीके से बैंक ने अपनी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो वो प्रोविजन का नंबर भी आ जाता है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका 611 या 612 करोड़ समथिंग, वो कंपनी का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ये सारी चीजें अगर हम जोड़ें तो ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट नंबर है। आने वाले क्वार्टर में शायद कंपनी का ये जो ऑपरेटिंग पैट 610 करोड़ का है वो ना रहे, उससे नीचे रहे। और इनको एक एनालिस्ट ने पूछा भी इस कॉन कॉल के अंदर, बट मैनेजमेंट का मतलब वहां पे कॉन्फिडेंस है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप Q2 में सेम क्वेश्चन मेरे से पूछना, तब मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा कि मेरा ऑपरेटिंग पैट क्या है। एक तरीके से आपको उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि ये सारे टेलविंड्स मतलब हेडविंड्स के बाद भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये 600 करोड़ का जो ऑपरेटिंग पैट है उसको हम अचीव कर लेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। यानी कि अपने गाइडेंस को लेकर के ये थोड़े से एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है, इन्होंने गाइडेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिया है, इंटरनली ये कॉन्फिडेंट है कि हम इससे बेटर नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। बट उसको आप हटा भी दो, अगर ये 21-22% का ग्रोथ भी इनका रहता है पूरे साल का, निम 4% प्लस भी रहता है, कॉस्ट टू इनकम 44% भी रहता है, स्टिल आपका जो आरओए है ना वो फुल ईयर बेसिस पे 2% प्लस होगा। अभी इस क्वार्टर में तो शायद 2.2% चला गया था, लेकिन पूरे साल का गाइडेंस उसका इन्होंने 2% प्लस दिया है। आरओई भी इस क्वार्टर में 16% चला गया था, फुल ईयर गाइडेंस उसका 15% है। तो मतलब ऑपरेटिंग पैट आने वाले क्वार्टर में 600 करोड़ हो ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीज क्या है कि आपने गाइडेंस को बढ़ाया है लगभग सारे मैट्रिक्स पे, चाहे मार्जिन हो या ग्रोथ हो या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो, रिटर्न रेशियोज हो, हर एक मैट्रिक पे आपने गाइडेंस को बढ़ाया है। और साथ में मेरे को तो मेन वैल्यूएशन देखना है ना, क्योंकि डील तो वहां पे दिखती है। तो प्राइस टू बुक अभी भी आप इसका देखोगे तो 1.3 है, फॉरवर्ड प्राइस टू बुक अगर मैं देखूं तो 1.2 है। एंड ये सारे नंबर्स मतलब जो मेन किसी भी लेंडर के लिए जो री रेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होता है, एसेट क्वालिटी का या फिर आपका ये लोन बुक ग्रोथ का, उसके साथ में आपके मार्जिन कैसे हैं, साथ में आपका आरओए कैसा है, आरओई कैसा है, ये बैंक ऑलरेडी वो नंबर्स डिलीवर कर रहा है। जैसे हम कई लेंडर्स की बात करते हैं ना कि अगर ये चीजें इनकी 2-3 क्वार्टर में हो गई तो री रेटिंग का अच्छा चांस है, लेकिन ये लेंडर तो ऑलरेडी वो नंबर रिपोर्ट कर रहा है ना। आरओए तो है 2% प्लस, आरओई तो है 15% के आसपास, क्रेडिट कॉस्ट तो है ही ऑलरेडी अच्छा, निम का नंबर ऑलरेडी 4% से ज्यादा है, तो नंबर्स तो ये ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। बट मार्केट को अभी उतना कन्विक्शन नहीं है कि इसको एकदम से 2 का प्राइस टू बुक दे दे, क्योंकि जनरली आप देखोगे जो भी इस कैटेगरी के बैंक्स होते हैं जिनके ऐसे नंबर्स होते हैं उनको 2.2 के आसपास का प्राइस टू बुक तो मिलता ही है कम से कम। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो तो करूर व्यासा बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, उनकी भी सेम ऐसी स्टोरी रही। ये भी उसी कैटेगरी का बैंक है कि सालों तक मतलब एक तरीके से डेड पड़ा हुआ था पूरा बैंक, कोई बिजनेस कोई ग्रोथ कोई कुछ नहीं, कहीं पे मैनेजमेंट चेंज हुई, कहीं पे कुछ और इंडस्ट्री में टेलविंड्स आया, वहां से इन्होंने चीजें चेंज करी और उनका पूरा रीरेटिंग हुआ। करूर व्यासा बैंक का हुआ, सिटी यूनियन बैंक का हुआ, एक टाइम पे ये साउथ इंडियन बैंक में भी हो रहा था ये सेम स्टोरी, लेकिन मतलब उनकी मैनेजमेंट उतनी अग्रेसिव नहीं है और एक्चुअली बीच में उन्होंने उस मैनेजमेंट को भी चेंज कर दिया, जो एमडी उस ग्रोथ को लीड कर रहे थे उसको उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो सारी स्टोरी उनकी रुक गई बीच में, वरना वो भी ऐसा स्टोरी बन सकता था। अब ये सेम स्टोरी टीएमबी के अंदर प्ले आउट हो रही है। मतलब लास्ट 6-7 क्वार्टर से अगर आप देखो तो 1-2 क्वार्टर में मार्केट ने भी थोड़ा सा मतलब एक वो शॉक लगता है ना, सरप्राइज लगता है कि एकदम से ऐसे नंबर्स कैसे आ गए, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स कंसिस्टेंट हैं, हर एक क्वार्टर में वो नंबर्स बैंक डिलीवर कर रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हो कि हर एक क्वार्टर में री रेटिंग कंपनी की होती जा रही है, मतलब वैल्यूएशन कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है। अभी 1.3 के प्राइस टू बुक पे आसपास आ गया, बट वही हमने बात करी कि अगर ये ट्रेंड ये कंटिन्यू रखते हैं तो यहां से भी वैल्यूएशन री रेटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि ऐसा लेंडर
मतलब कम से कम 1.5 1.7 तक का प्राइस टू बुक तो डिजर्व करता ही है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी चाहिए जो अभी तक इन्होंने मेंटेन रखी है। तो डायरेक्शन ये रहा, अभी भी अच्छा स्कोप है टीएमबी के अंदर। एक बस ये चीज हमको देखनी है कि जो H2 में अगर जैसा इन्होंने बोला कि जो गोल्ड वाला पोर्टफोलियो है उसका ग्रोथ अगर स्लो होता है, इनका भी होगा बाकी लैंडर्स का भी होगा, तो जो एमएसएमई अभी तक तो वो अच्छा कर रहा है, दिख रहा है हर एक क्वार्टर में उसका ग्रोथ जंप करता जा रहा है, क्योंकि मेन वही आपका ग्रोथ लीडर बनेगा। तो एमएसएमई अगर सही करता रहा गोल्ड लोन के स्लो होने के बाद भी, तो ओवरऑल ग्रोथ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वरना क्या होगा ना कि 20-25% अभी तो ग्रो कर रहे हैं और एमएसएमई अगर उसको मैनेज नहीं कर पाया, आगे वो लीडिंग पोजीशन नहीं ले पाया, तो फिर ओवरऑल ग्रोथ शायद बैंक की वापस से कम ना हो जाए। एक रिस्क वही है इस बैंक के साथ में। लेकिन फिर इसमें पॉइंट एक ये भी आता है कि ऐसा रिस्क किसी भी हर एक लैंडर के साथ में होता है। जो लैंडर 40-50-60% से ग्रो कर रहा है एग्जांपल के लिए, उसमें भी तो रिस्क होता है ना कि कल को चल के मान लो किसी एक दो स्टेट में कोई ऐसा क्राइसिस हो गया, एसेट क्वालिटी खराब हो गया, एनपीए बढ़ने लग गई, तो उसका ग्रोथ भी गया, प्रॉफिटेबिलिटी भी गई। तो ये सारे रिस्क तो हर एक जगह पे है। इनके साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या मिलता है ऐसे बेट के साथ में कि वो जो लेंडर है वो ऑलरेडी वो नंबर्स डिलीवर कर रहा है, वैल्यूएशन सस्ता है, और अगर कल को मेरे को ऐसा रिस्क लगा तो मैं तो अपना डिसीजन ले ही सकता हूँ ना, मैं तो अपना व्यू चेंज कर ही सकता हूँ वहां पे। बट अभी तक कंसिस्टेंट है और अभी भी मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल अच्छा लगता है इसका भी। तो ये था टीएमबी के ऊपर डिस्कशन। बैंकिंग स्पेस में आप देखोगे तो मतलब एक बेस्ट बेट इसको बोल सकते हो, सेफ भी है, कंसिस्टेंट भी है और वैल्यूएशन का सपोर्ट भी है। तो ये था टीएमबी के ऊपर डिस्कशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के ऊपर। इनके Q1 के नंबर्स कैसे आए हैं। सो इनका लैंडिंग एयूएम अगर आप देखोगे तो 26% से ग्रो हुआ है। लैंडिंग मतलब इनका बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सिंपल से आप समझ लो। दो तरीके का इनका एयूएम होता है। एक तो है जो कंपनी खुद से लोन देती है एंड कस्टमर्स को, जैसे मतलब एमएसएमई फाइनेंस है, कंज्यूमर फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, ये तीन इनके सेगमेंट है जहां पे कंपनी खुद से लोन देती है। उसको ये बोलते हैं D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर मिक्स, या B2C भी आप बोलो, D2C भी बोल लो, बात एक ही है। तो पहले इनका ये जो D2C था ना, ये 50% या 50% से भी कम टोटल एयूएम में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी मैनेजमेंट ने पिछले 1-1.5 साल से फोकस अपना बढ़ाया है D2C के ऊपर कि हमको आगे चल के ना D2C को मेन अपना एयूएम बनाना है। तो इसलिए आप देखोगे जैसे वाई इसका मिक्स कितना ज्यादा इंप्रूव हो गया है। ये लास्ट ईयर था 54%, अभी इस क्वार्टर में हो गया 64%। Q1Q भी आप देखोगे तो उसका मिक्स इंप्रूव हुआ है, 58-59 से 64% पे आ गया है। तो इसका मिक्स बढ़ता जा रहा है। अब D2C में ऑब्वियसली आपके मार्जिन अच्छे होंगे, क्योंकि मैं एंड कस्टमर को लोन अगर दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं अगर किसी बैंक से पैसा उठा रहा हूं या किसी दूसरी एनबीएफसी से पैसा उठा रहा हूं, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं, वो होगा एग्जांपल के लिए मान लो 8-9%। आगे मैं जिस एंड कस्टमर को लोन दूंगा वो होगा 16% 17%। तो बीच का 7-8% का जो मार्जिन है वो मेरा होगा। तो D2C ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और ये एक बहुत अच्छा इन्होंने रेट ऑफ चेंज किया अपने बिजनेस के अंदर। तो एयूएम टोटल ग्रो हुआ है 26% से, D2C का मिक्स इसमें बढ़ा है, 64% हो गया है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ इसमें भी अच्छी है, 32% के अराउंड। क्रेडिट कॉस्ट वाई कम हुआ है, 2.6% है। और पैट की ग्रोथ काफी अच्छी है, 41%, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और आरओई भी कंपनी का वाई इंप्रूव हुआ है, 2.7% का आरओई है, आरओई है 11.5% का। अब इसमें जैसे एक तो हमने D2C की बात करी, इसमें ये एक और दूसरा एयूएम है कंपनी का B2B वाला, उसको भी समझ लेते हैं पहले। एक तो हो गया D2C जहां पे ये खुद से लोन दे रहे हैं, ये एमएसएमई, कंज्यूमर, माइक्रो फाइनेंस, तीन इनके सेगमेंट है। दूसरा है इनका B2B। B2B में कंपनी क्या करती है, मतलब होलसेल लेंडिंग भी उसको आप बोल सकते हो। जो आपके बहुत छोटे छोटे एनबीएफसीज होते हैं ना, बहुत छोटे लेंडर्स हैं जिनको बैंक और बड़ी एनबीएफसी से पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, तो वो बैंक्स उनको अवॉइड करते हैं। ये जो कंपनी है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, वो ऐसे एनबीएफसीज को लोन देती है अपने बुक को ग्रो करने के लिए। मतलब इनके पास में पूरा डेटा होता है कि उन्होंने जितने भी क्रेडिट साइकिल हुए हैं उसमें उनका बुक कैसा परफॉर्म हुआ है, और फिर रिस्क को देखते ये उनको लोन देते हैं। तो ये इनका B2B वाला मॉडल है। इसमें ऑब्वियसली आपके मार्जिन कम होते हैं। तो ये इनके दो लेंडिंग वाले बिजनेस है। अभी इस क्वार्टर में टोटल लैंडिंग एयूएम इनका 26% से ग्रो हुआ है, जिसमें जो D2C का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। जैसे D2C में आप देखो ये एमएसएमई है, कंज्यूमर है और ये माइक्रो फाइनेंस है। और इसी में इन्होंने वो भी दिया हुआ है, ये क्रेडिट सॉल्यूशन जैसे आप देख रहे हो। तो ये लैंडिंग एयूएम वही है, B2B वाला, होलसेल वाला। ये है 6,000 करोड़ का एयूएम है टोटल। इसमें 2-3 काम और ये करते हैं जहां से इनको फी इनकम आता है। देखो इस वाले से तो आएगा इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि मैं लोन दे रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा। ये जो 2-3 चीजें हैं यहां से इनको आता है फी इनकम। एक है फंड मैनेजमेंट, मतलब इनके खुद के PMS AIF है, जहां पे जो HNIs होते हैं और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी क्या करती है, उस फंड को उन्हीं एनबीएफसीज के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एनसीडी वगैरह, उसके अंदर इन्वेस्ट करती है, और वहां से इनको मिलता है फी इनकम फंड मैनेज करने का। इनको इनके इन्वेस्टर्स को मिलता है फिक्स इनकम, वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर। तो ये हो गया। फिर ये है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में कंपनी क्या करती है, उन्हीं एनबीएफसी
एनबीएफसीज के लोन वगैरह को सेल करती है दूसरे इन्वेस्टर्स को या बड़े बैंक्स एनबीएफसीज को, उससे उनको कैपिटल दिलाती है और खुद वहां से फी इनकम अर्न करती है। और तीसरा है ये टेक सॉल्यूशन, जहां पे इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और इनको जो भी यूज करता है उससे इनको फी इनकम आता है। तो एक तरीके का मतलब ये वाला जो बिजनेस है इससे मेरे को इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये जो तीन चीजें हैं इससे मेरे को फी इनकम आ रहा है, ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल है। अब आप देखो D2C में एमएसएमई का AUM है 3700 करोड़, कंज्यूमर फाइनेंस 5800 करोड़ एंड रूरल फाइनेंस है लगभग 1200 करोड़ के आसपास। जो ग्रोथ है ओवरऑल इसमें वाई वो 51% की है, वही हमने डिस्कस किया ना, टोटल लेंडिंग AUM 26% पे ग्रो किया है, लेकिन मेन जो D2C है उसकी ग्रोथ है 51%। इसमें Q1Q भी काफी अच्छी ग्रोथ है D2C वाले AUM के अंदर। फिर इनका एमएसएमई वाला बिजनेस आप देखो तो इसकी AUM ग्रोथ है 40%। इसमें लैब में कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर में, बट शायद ये सीजनैलिटी है, ज्यादा इन्होंने क्लैरिटी इस पे दिया भी नहीं है, लेकिन ये सीजनैलिटी है क्योंकि Q4 वैसे भी आपका सीजनली अच्छा होता है, Q2 भी सीजनली अच्छा होता है, Q1 में मोस्टली हम देखते भी हैं जो एमएसएमई लेंडर्स होते हैं और ये आपके लैब वाले जो लेंडर्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर गिरता ही है, क्योंकि इसमें एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आया, बस कलेक्शन एफिशिएंसी इसमें थोड़ी सी डिप हुई है कंपनी की। फिर कंज्यूमर फाइनेंस, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है 66% की वाई लेवल पे, और माइक्रो फाइनेंस भी अब इस कंपनी का ग्रो करने लग गया है। जैसे आप देखो वाई 26% पे ग्रो किया है, Q1Q 19% की ग्रोथ है या ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है, तो उसको एनुअलाइज करो 80% की ग्रोथ हो जाती है, यानी कि एमएफआई में अब इनको भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि बुक को ग्रो करना है, और एमएफआई का एसेट क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छा कर ही रहा है, हर एक क्वार्टर में ये इंप्रूव हो रहा है। फिर ये क्रेडिट सॉल्यूशन वगैरह है कंपनी का। अब एसेट क्वालिटी इनका अगर आप देखोगे ना, जैसे हमने वाई नंबर्स देखे तो वो तो बहुत अच्छे हैं, Q1 के मतलब Q1 FY26 के कंपैरिजन में Q1 FY27 के नंबर्स तो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मतलब वो पूरा स्ट्रेस चल रहा था ना, सारे लेंडर्स आप देखो कई कई लेंडर्स तो लॉस भी दिखा रहे थे, तो वो तो टाइम ही ऐसा था, वाई नंबर्स अच्छे लगेंगे। यहाँ पे अगर आप Q1Q नंबर्स देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस बुक के अंदर इनका प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे जो इनका D2C वाला बिजनेस है, एमएसएमई, कंज्यूमर, रूरल, तीनों में आपको दिखेगा ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है, सीक्वेंशियली देखना है, जैसे मार्च से आप कंपेयर करो Q4 से, तो सब में ये जो एनपीए का नंबर है कम हुआ है, 3.5 से 2.6, 0.3 से 0.2, और माइक्रो फाइनेंस तो वैसे ही कमी था और इंप्रूव हो गया, 0.2 के 0.02 के आसपास आ गया। जो ये क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बढ़ा है, एक तो वाई दिख रहा है बढ़ गया इसका, ये जो इंटरमीडिएट रिटेल है आपका वही होलसेल वाला B2B वाला, वाई ये 0.7 से 1.5% हो गया, प्लस Q1Q भी आप देखोगे ना इनके Q4 के पीपीटी में, तो इसका जो क्रेडिट कॉस्ट था ना वो Q4 में था 1.1%, यानी Q1Q इसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है 40 बेसिस पॉइंट। और अगर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का भी आप क्रेडिट कॉस्ट Q1Q कंपेयर करोगे, वाई तो ऑब्वियसली इंप्रूव हुआ ही है, पिछले साल तो 3% से भी ज्यादा था, इस साल 2.6% हो गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूं तो इनका क्रेडिट कॉस्ट कंसोलिडेटेड लेवल पे 30 से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, वाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कंपनी की खराब दिखी है, स्पेशली क्रेडिट कॉस्ट वाले पार्ट पे अगर हम बात करें। फिर क्रेडिट कॉस्ट के साथ में ही एक और चीज अगर हम यहाँ पे इनका देखें, ये तो चलो कॉस्ट ऑफ फंड है, हाँ ये निम देखो आप, तो इनका निम था लास्ट क्वार्टर में 9.8%, इस क्वार्टर में हो गया 9.3%, यानी निम 50 बेसिस पॉइंट गिर गया, तो क्रेडिट कॉस्ट 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, निम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 50 बेसिस पॉइंट गिर गया, तो निम भी गिर गया यानी कि मार्जिन कम हो गए, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया यानी कि ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ गई, तो इसका इंपैक्ट ना नेट प्रॉफिट के ऊपर आया है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका पैड ग्रोथ भी देखोगे वो भी नेगेटिव है, और आरओए का नंबर भी इन्होंने कहां दिया हुआ है, हाँ ये रहा, ये देखो आरओए का नंबर भी आप देखो, लास्ट क्वार्टर में था ये 3.3%, इस क्वार्टर में आ गया 2.7% पे, आरओई Q4 में चला गया था 14%, Q1 में आ गया 11% के ऊपर, क्रेडिट कॉस्ट 2.2% था, इस क्वार्टर में हो गया 2.6%। वाई तो सारे नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, वो तो अच्छी चीज है ही, लेकिन सिक्वेंशियली थोड़े से नंबर्स ना कंपनी के आप बोल सकते हो खराब हुए हैं, या थोड़े से मतलब नेगेटिव लग रहे हैं ये सारे नंबर्स। बाकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, वाई वगैरह सारे नंबर्स इनके ठीक है, लेकिन Q1Q लेवल पे क्रेडिट कॉस्ट हो, आरओए हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, मार्जिन का नंबर हो, उस पर इंपैक्ट पड़ा है। तो ये है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का Q1 का रिजल्ट। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्यों है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या बोला है। सबसे पहले तो इसी एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ गया इनका। तो क्रेडिट कॉस्ट पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो लैंडिंग, अच्छा क्रेडिट कॉस्ट से पहले लैंडिंग AUM इनका ग्रो नहीं किया है, जो हमने ग्रोथ देखी है 26% की, वो सारा आया आपका D2C वाले बिजनेस से। जो B2B वाला इनका AUM है ना, उसमें डी ग्रोथ है, वाई लेवल पे भी, Q1Q लेवल पे भी। अभी इन्होंने एक तो Q4 के कॉन कॉल में भी ये चीज बोली थी कि अभी जो ये वॉर वगैरह चल रहा है, ऐसे माहौल में जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम ये सेल करते हैं, ये इनका पोर्टफोलियो छोटे छोटे एनबीएफसीज का, वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि ऐसा मतलब मैक्रो लेवल पे इतने सारे चैलेंजेस है, और ये इतनी छोटी छोटी एनबीएफसीज में ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना चाहते नहीं है ऐसे टाइम के अंदर, तो वो सारी डील भी थोड़ी रुक जाती है, और ये
ये खुद भी रजिस्ट करते हैं कि ऐसे माहौल में हम ज्यादा लोन वहां पे ना दें। तो मतलब एक तो खुद भी इन्होंने डिसबर्समेंट कम किया, प्लस Q1 वैसे भी आपका सीजनली जो है लेंडिंग कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होता Q4 के कंपैरिजन में। Q3 Q4 अच्छा होता है, Q1 आपका सीजनली वीक होता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमारा B2B वाला AUM है वो ग्रो नहीं हुआ है, वो डी ग्रो हुआ है। मतलब पूरे साल का ग्रोथ का गाइडेंस है उसमें 8 से 10% का ग्रोथ इसमें मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है अपने B2B बिजनेस में। यानी मेन फोकस तो इसी पे रहेगा, D2C पे, और होना भी चाहिए क्योंकि इसमें आपके मार्जिन अच्छे हैं और पूरा रेट ऑफ चेंज का स्टोरी इनका इसी में चल रहा है। ये D2C मिक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, शायद इन्होंने लॉन्ग टर्म गाइडेंस 75% का दिया है, अभी 64% है, तो जैसे जैसे इसका मिक्स बढ़ेगा आपके ओवरऑल मार्जिन और अच्छे होंगे। तो मेन ग्रोथ यहीं से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लैंडिंग वाला सॉरी B2B वाला जो AUM है उसको हम बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं। इनका कहना है पूरे साल में वो ग्रो करेगा 8 से 10% का। तो ये तो ग्रोथ वाला पार्ट हो गया। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट उसका क्यों बढ़ा है, तो मतलब क्योंकि वो क्यू ऑन क्यू बुक का साइज घट गया। मतलब बुक एक तरीके से डी ग्रो हो गया, शायद 10% का डी ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, Q4 के कंपैरिजन में। तो जब बुक का साइज घट गया, लेकिन प्रोविजंस मैंने अभी भी उतने ही करे हैं जितने मैंने Q4 के अंदर करके रखे थे, तो जब मैं परसेंटेज में देखूंगा ना क्रेडिट कॉस्ट का नंबर, तो वो मुझे ज्यादा ही दिखेगा। ये इन्होंने बताया कि क्यों क्रेडिट कॉस्ट आपको सीक्वेंशियली दिख रहा है, उसका बढ़ गया है। अदरवाइज कंपनी कह रही है उसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, कहीं पे कोई ऐसा हमको रिस्क या डिफॉल्ट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, एसेट क्वालिटी उसकी अच्छी है। इसीलिए हम गाइडेंस दे रहे हैं कि पूरे साल में वो 8 to 10% पे ग्रो करेगा। सिर्फ ये क्योंकि बुक का साइज घट गया है उसकी वजह से परसेंटेज में क्रेडिट कॉस्ट हमको ज्यादा दिख रहा है, बाकी आगे चल के वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एसेट क्वालिटी वाला इशू, यानी एक तरीके का सीजनल इशू आप बोल सकते हो इसको। फिर आता है मार्जिन के ऊपर, मार्जिन की क्या स्टोरी है। तो कंपनी का AUM तो ग्रो हुआ है लेकिन निम नहीं बढ़ा, मार्जिन आपके कम हो गए 50 बेसिस पॉइंट, और कॉस्ट ऑफ फंड भी नहीं बढ़ा कि ऐसा हो कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया तो उसकी वजह से मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है। तो कंपनी का कहना है कि हमने पूरे क्वार्टर के अंदर जो AUM दिया है ना, वो क्वार्टर के एंड में दिया है। जो AUM हमारा ग्रो हुआ है वो ज्यादा ग्रोथ आई है क्वार्टर के एंड में। तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो हमको पूरे क्वार्टर का नहीं मिला है, वो आएगा अगले क्वार्टर में। ये कई सारे लेंडर्स के साथ में होता है। तो उसकी वजह से आपको जो ओवरऑल यील्ड है इस पर्टिकुलर क्वार्टर का वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट कम हुए। पूरे साल का जो इनका निम का गाइडेंस है वो इन्होंने मेंटेन रखा है, 9.7 से 9.8% का निम ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, निम के साथ में एक और इनका एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है फी इनकम। फी इनकम कहां से आता है वो हमने डिस्कस कर दिया, फंड मैनेजमेंट हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और वो जो इनके 2-3 प्लेटफॉर्म्स है वहां से इनको फी इनकम आता है। तो फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कंपनी का पहले होता था 70-80 बेसिस पॉइंट, अभी वो इस क्वार्टर में कम होकर के 50 बेसिस पॉइंट हो गया है। क्यों हुआ है? वही सेम रीजन कि ऐसा माहौल था तो ज्यादा डील अभी उसमें हुई नहीं है, वो B2B वाले मॉडल के अंदर। तो कंपनी कह रही है आने वाले क्वार्टर्स में फी इनकम भी वापस 20-30 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, यानी 50 से 70-80 बेसिस पॉइंट जाएगा। निम जो भी 9.3 है वो भी 9.7-9.8% जाएगा। तो निम प्लस फी इनकम दोनों मिलकर के 10.5% के आसपास होंगे। ये Q4 में भी 10.5% था शायद, तो वापस आने वाले क्वार्टर्स में भी ये 10.5% के आसपास जाएंगे। और इसीलिए मैनेजमेंट ने ROA का गाइडेंस भी दिया है 3% का, कि 2.7% का ROA है, लेकिन ये पूरा FY27 एंड होते होते ROA हमारा 3% तक चला जाएगा। कैसे जाएगा? निम बढ़ेगा, निम 9.3 से 9.7 9.8, तो 30-40 बेसिस पॉइंट निम बढ़ गया, बाकी 20-30 बेसिस पॉइंट आपका फी इनकम बढ़ गया। वैसे इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बोला कि जो अभी सिचुएशन है उसको देख के तो हमको लग रहा है कि जो ROA का गाइडेंस है हमारा 3% का, उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिवली गाइडेंस इन्होंने 3% का दिया है, क्योंकि ओपेक्स नहीं बढ़ रहा है कंपनी का। अगर आप ओपेक्स देखोगे तो वो तो कम हुआ है 10 बेसिस पॉइंट, 3.7 था शायद लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 3.6% है। जबकि इन्होंने शायद 50-60 ब्रांचेस भी ऐड करे हैं, एम्प्लॉयज भी 250-300 ऐड करे हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो मतलब अपना टीम बढ़ाने के बाद भी, एक्सपेंशन करने के बाद भी आपका जो ओपेक्स का नंबर है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, मतलब वो फ्लैट है, वो वैसे का वैसा ही है। तो आपका जो ये मार्जिन बढ़ेगा ये डायरेक्टली आपके ROA को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है अगर ये चीजें हो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो मतलब ओवरऑल इसका पूरा अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या बनता है कि जो Q1Q नंबर्स हमको थोड़े से वीक लग रहे हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के, मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग वो सीजनैलिटी की वजह से है, क्योंकि जो मेन इनका AUM है D2C वाला उसकी तो ग्रोथ भी अच्छी है, Q1Q भी ग्रोथ अच्छी है, तीनों सेगमेंट्स ने अच्छा किया है, तीनों सेगमेंट्स की एसेट क्वालिटी भी अच्छी है। जो B2B वाला सेगमेंट है वो, क्योंकि हमें पता भी है कि Q1 सीजनली वीक होता है, तो माइट भी उसकी वजह से वो डी ग्रो हुआ, और परसेंटेज में हमको क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। हालांकि इसमें भी अगर आप क्रेडिट कॉस्ट का इनका गाइडेंस देखोगे पूरे साल का, तो पहले था 2.6 से 2.8%, अभी इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 2.6 से 2.7%, यानी एक तरीके से 10 बेसिस पॉइंट का रेंज आपने कम किया है। और इस क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट कितना है? 2.6%। तो लास्ट क्वार्टर से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी वो गाइडेंस वाले रेंज के अंदर ही है। तो क्रेडिट कॉस्ट इनको बस यहीं पे मेंटेन रखना है 2.6-2.7% के आसपास। बाकी मार्जिन, फी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि D2C मिक्स तो आपका बढ़ता जा रहा है, तो वो आपके ROA को आराम से 3% के आसपास ले जाएगा।
आरओई अभी 11% है, वो भी डायरेक्शनली बढ़ेगा क्योंकि लेवरेज बहुत कम है, 3 के आसपास का लेवरेज है कंपनी का। और इन्होंने बोला भी कॉन कॉल में कि हमें अगले 2 साल तक तो कोई ऐसा नीड लगता नहीं है कि हमको इक्विटी रेज करना पड़ेगा। तो यानी कि लेवरेज आप बढ़ाते जाओगे, आरओए बढ़ेगा और डायरेक्शनली आपका आरओई भी बढ़ेगा। मतलब मिड टीन के आसपास आरओई कंपनी बहुत आराम से कर सकती है FY27 के एंड तक। तो ये था नौदाना कैपिटल के ऊपर। मतलब एक सीजनैलिटी की वजह से क्यू ऑन क्यू नंबर्स थोड़े से खराब लग रहे हैं, अदरवाइज अगर आप वाई वाई देखो तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। प्लस कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये शायद इनका थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे इन्होंने 100 करोड़ या उससे ज्यादा का पैट किया है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। अब थोड़ा बहुत एक आध क्वार्टर बीच में आता है जहां पे नंबर्स आपके थोड़े बहुत नीचे चले जाते हैं, पर मेन चीज क्या है कि मैनेजमेंट का आगे का कमेंट्री क्या है और क्या लीवर्स अवेलेबल हैं। तो लीवर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग मैनेजमेंट बोल रहा है 5 to 10 बेसिस पॉइंट हार्डली हमारा बढ़ेगा। तो सारा एडवांटेज जो आपके मार्जिन एक्सपेंशन और फी इनकम का है वो आपके आरओए और आरओई में फ्लो होगा। प्लस फी इनकम एक और बढ़ने का लीवर क्या है, इन्होंने 2 नए एयूएम ये स्कीम भी लॉन्च करें अपने पीएमएस एआईएफ जो फंड मैनेजमेंट वाला इनका बिजनेस है उसके अंदर 2 नए स्कीम्स इन्होंने लॉन्च करें हैं। तो उसमें 2000 करोड़ के आसपास एयूएम आएगा, वो फंड मैनेज करोगे, वहां से भी फी इनकम आएगा। तो मतलब डायरेक्शन तो अच्छा लग रहा है बिजनेस का ओवरऑल। सिर्फ एक सीजनैलिटी की वजह से शायद ये इंपैक्ट आया है। हाँ, Q2 में भी अगर आप देखोगे कि वापस से यही चीज रिपीट हो रही है कि क्रेडिट कॉस्ट मान लो थोड़ा सा और बढ़ गया, या फिर वो भी छोड़ो, निम का नंबर इंप्रूव नहीं हुआ, फी इनकम का नंबर इंप्रूव नहीं हुआ, जो B2B वाला बिजनेस है वो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट को वापस से ड्रैग कर रहा है, अगर ये चीजें वापस से रिपीट होती है तब मैं बोल सकता हूं कि शायद कोई स्ट्रक्चरल इशू आ गया, इनका जो री रेटिंग होना था, जो टर्न अराउंड होना था बिजनेस के अंदर, तो वो स्टोरी शायद अब नहीं चल रही। लेकिन अभी एक क्वार्टर के बेसिस पे मतलब ऐसे जज नहीं कर सकते, और जबकि हमें पता है कि Q1 सीजनली वीक होता ही है काफी सारे लेंडर्स का। तो ये था, इनकी स्टोरी भी अभी भी बहुत अच्छी है क्योंकि करंट प्राइस टू बुक की आप देखो तो 1.2 के आसपास है। एंड अगेन ये भी एक वैसा एनबीएफसी है या लेंडर है, अगर ये चीजें इनकी इसी डायरेक्शन में चली जो पिछले 3-4 क्वार्टर से चल रही है तो मिड टीन के आसपास का इनका आरओई बनेगा। आरओए तो ऑलरेडी 3% का बना रहे हैं, तो ऐसी एनबीएफसी को तो 2.5 का प्राइस टू बुक मिलता है, क्योंकि ग्रोथ भी अच्छी है, 20-25% के ये अपने एयूएम को ये ग्रो कर रहे हैं। बट एटलीस्ट 1.2 का प्राइस टू बुक तो इसका होना चाहिए, और अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है 1.2 का। तो दोनों का, चाहे टीएमबी हो, नौदाना कैपिटल हो, दोनों का जो करंट वैल्यूएशन है ना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है।